वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम का मतलब है आप कन्वेंशनल प्रैक्टिस को छोड़कर क्या ऑल्टरनेट वेज में अपने फील्ड को, अपने लैंड को यूज कर सकते हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी एक तो बढ़े और जो आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है विद द कन्वेंशनल फार्मिंग वो रिड्यूस हो। सो बेटर यूटिलाइजेशन एज वेल एज रिस्क जो इन्वॉल्व रहता है और एक अश्योर्ड इनकम आना आपके लिए, वो कैसे आप कर सकते हैं, अश्योर्ड इनकम आना। तो ये हमारा लैंड यूज सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसमें सबसे पहला आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो फॉरेस्ट्री होता है उसमें हम लोगों को पता है पेड़ उगाए जाते हैं, राइट, पेड़ उगाए जाते हैं। अब लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, इंटीग्रेट करा जाता है फॉरेस्ट को विद द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एज वेल एज पास्चर एंड लाइफ स्टॉक। तो यहाँ पर जो गाय भैंस होती हैं, लाइफ स्टॉक होती हैं, उनके साथ साथ पेड़ भी उगाए जाते हैं और फील्ड क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, फील्ड क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। तो एक ही फील्ड में इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है, एक तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोवाइड कराता है, इकोलॉजिकल बैलेंस एनहेंस होता है उस एरिया का। दूसरा जो फैक्टर है जो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है वो है इकोनॉमिकल इंटरेक्शन। एग्रो फॉरेस्ट्री में अदर कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम्स के टाइप्स होते हैं, तो हम अभी इन सारे टाइप्स को पढ़ेंगे इन द डिफरेंट स्लाइड। तो ये हमारे कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री के सिस्टम है। सबसे पहला आता है एग्री एंड सिल्वी कल्चर। इसमें क्या होता है, हम कंबाइन करते हैं पेरेनियल ट्रीज को विद द एनुअल एरेबल क्रॉप्स। एनुअल मतलब क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। एनुअल मतलब होता है जो हमारे एक ग्रोइंग सीजन में ग्रो करें, वन ग्रोइंग सीजन में ये क्रॉप्स जो है हमारी ग्रो करती हैं। और जो पेरेनियल होते हैं ये मोर देन 2 years में ग्रो करते हैं, मोर देन 2 years का इनका ग्रोथ पीरियड होता है। तो ट्रीज को विद द एरेबल क्रॉप्स, मतलब सिल्वी कल्चर फॉर द फॉरेस्ट्री टर्म के लिए यूज करते हैं, क्रॉप्स फॉर द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या हो, एनुअल तो हमारे क्रॉप्स हों और पेरेनियल ट्रीज हों, तो ये सुटेबल होते हैं ड्राई लैंड के लिए जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल पड़ती है। दूसरा आता है सिल्वी एंड पास्चुरल। इसमें क्या होता है, ट्रीज विद पास्चर, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे ट्रीज को विद द पास्चर, जिसे हम एनिमल्स भी कहते हैं, ताकि फॉडर सप्लाई उन्हें मिलता रहे। नेक्स्ट आता है एग्री एंड सिल्वी पास्चरल सिस्टम, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, कि फॉरेस्ट और उसके बाद हम लोग एनिमल्स को एक ही जगह रखें और उसके साथ क्या हो, हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो, इंटीग्रेशन ऑफ द क्रॉप्स, एनिमल्स एंड द वुडी पेरिनियल्स, ताकि हमें प्रोवाइड कर पाए वो फूड प्रोडक्शन से, सॉइल कंजर्वेशन से, फॉडर से एंड एज वेल एज फ्यूल से। तो एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्रूट ट्रीज को शॉर्ट ड्यूरेशन एरेबल क्रॉप्स के साथ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो फ्रूट ट्रीज में जैसे गुआवा, पोमोग्रेनेट, मैंगो हो गया, तो इनको इंटीग्रेट करते हैं विद द एरेबल क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है हॉर्टी एंड पेस्चरल सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, हम फ्रूट ट्रीज को विद पास्चर, जो एनिमल्स हैं उनके संग ग्रो कराते हैं, जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम सुटेबल फॉर द ग्रासेस लाइक द सेंड्रस सिलेरिस। अगला आता है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री में ही एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या होती है, इसमें रोज बनाई जाती हैं, जैसे कि ये हमारी जो हो गई ट्रीज की रो हो गई, ठीक है। ट्रीज की मल्टीपल रोज होती हैं विद अ वाइड स्पेस बिटवीन देम, बहुत बड़ा बड़ा स्पेस होता है उनके बिटवीन में। और उसके बाद क्या होता है, बीच में हम लोग क्या है, अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उगा सकते हैं। अब इससे होता क्या है, इसके कई तरह के बेनिफिट्स हैं। मतलब हम लोग जब ट्रीज को वाइट स्पेस पे उगा दें और बीच में हम जब हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उगा दें तो उसे ही हम एले क्रॉपिंग कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इट हेल्प्स इन द इनकम डाइवर्सिफिकेशन, रिड्यूस करता है इरोजन को, क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और वहाँ के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी एनहेंस करने में हेल्प करता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एले क्रॉपिंग, जैसे फॉरेज एले क्रॉपिंग, फॉरेज कम मल्च सिस्टम, फॉरेज कम पोल सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली इधर भी हमारे एडवांटेज लिखे गए हैं, जैसे कि ये ग्रीन फॉडर प्रोवाइड करता है, हायर बायोमास प्रोडक्शन होता है, ऑफ सीजन में भी प्रेसिपिटेशन होता है, यूटिलाइज कर पाते हैं हम जो वाटर होता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को ये एनहेंस करता है। तो एले क्रॉपिंग ये होता है। नेक्स्ट आता है ट्री फार्मिंग। सपोज हम लोगों ने एक फील्ड पे ट्रीज को ग्रो करा, अब हमें पता है उन ट्रीज से हमारा जो है कई चीजें मिलती हैं। तो जैसे कि हमारा क्या क्या, फ्यूल, टिम्बर, नाइट्रोजन, फॉडर, फूड, रेजिन, फाइबर, मेडिसिन, एक्सेट्रा, इवन शेड ऑल्सो। तो इन ट्रीज को हम मल्टीपर्पज ट्री स्पीशीज भी बोल देते हैं, जिन्हें हम MPTS भी बोलते हैं, इन शॉर्ट मल्टीपर्पज ट्रीज।
ठीक है। तो ये जो होते हैं एरेबल क्रॉप्स के साथ प्रॉफिटेबल नहीं होते, याद रखना। जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि हम एरेबल ट्रीज के संग भी एले क्रॉपिंग में उगा देते थे, लेकिन यहाँ पर ट्री फार्मिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नॉन प्रॉफिटेबल है। इसीलिए ये एक गुड चॉइस है फॉर द ड्राईलैंड रीजन ऑल्सो। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है प्रोसोपिस सिनेरा, जो है एक एमपीटीएस ट्री है, जो कि गुजरात प्लेन्स और हिल रीजन में ग्रो कराया जाता है। उसके बाद हमारे यूकेलिप्टस हाइब्रिड है। अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं। अब हम इसे एरेबल क्रॉप के संग नहीं उगा सकते क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। दिस इज ऑल्सो ऑफन चूजेस बिकॉज इधर जो है लेबर कॉस्ट थोड़ी कम लगेगी और ड्रॉट रेजिलियंस होता है। नेक्स्ट आता है टिम्बर कम फाइबर सिस्टम, TIMFIB। इसमें क्या होता है, हम लोग ट्रीज को ग्रो करते हैं विद द पेरेनियल फाइबर क्रॉप्स। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है सस्पाबुल इंटीग्रेटेड विद अगेव। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं विद द पेरेनियल फाइबर क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है ले क्रॉपिंग। ले क्रॉपिंग क्या होती है, रोटेशनल सिस्टम है। इसमें हम लोग ऑल्टरनेट करवाते हैं लेग्यूम क्रॉप्स को विद द सीरियल क्रॉप्स। मतलब यहाँ पर जो है रोटेशनल सिस्टम है, पहले हम लोग लेग्यूम क्रॉप्स को लगाते हैं, उसके बाद हम सीरियल्स को लगाते हैं। इसे हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग या ऑल्टरनेट हस्बेंड्री भी कहते हैं। ये जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है स्टाइलोसेंथस हमाटा, एक लेग्यूम क्रॉप है जो कि हम लोग रोटेशन में ले सकते हैं टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड द इंक्रीजिंग द क्रॉप फील्ड। अब ले क्रॉपिंग जो हमारी ले फार्मिंग जो हमारी यूज करी जाती है, लो रिस्क सिस्टम है फॉर द ड्राई लैंड्स के लिए। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में क्या है कि हम लोगों ने सॉइल्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप करा है और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसके कुछ ट्रीटमेंट्स और स्पेसिफिक यूजेस बताए गए हैं ताकि हम सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कर पाए। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है USDA ने दिया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली सॉइल को 8 क्लासेस में डिवाइड करता है, और जिन्हें हमने इसे रोमन नंबर्स में डिवाइड करा है, विच इज 1 सेकेंड। हम लोगों ने रोमन नंबर्स पढ़े हैं, तो 1 सेकेंड थर्ड, तो इन्हें हम रोमन नंबर्स कहते हैं, राइट। तो इनमें हम लोगों ने इसे डिवाइड करा है। इंक्रीजिंग द लिमिटेशंस एंड फ्यूअर चॉइसेस फॉर द प्रैक्टिकल यूज। तो इसमें क्या है, इसे छोड़ दीजिए लाइन को, इधर से पढ़िए कि यहाँ पे जो क्लास 1 to 4 है, इनमें क्या है, फ्यूअर लिमिटेशंस हैं, फ्यूअर लिमिटेशंस हैं। इसे हम बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे कम लिमिटेशंस हैं फर्स्ट क्लास में है, और थोड़ी सीवियर लिमिटेशंस क्लास 4th में। यहाँ पे हमें लिमिटेशन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बढ़ जाएंगी, हमें यहाँ पे ज्यादा सॉइल को मैनेज करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा है। तो ये जो है हमारे सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में हेल्प करता है। सेकेंड आता है क्लास 5th to 8th, तो मतलब 5th 6th 7th एंड 8th। अब इसमें होता क्या है, हम लोगों को इसमें ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सॉइल होती है, ये जो हमारी क्लास है, इसमें हमारी रॉकी सॉइल, पुअर ड्रेनेज, स्टीप स्लोप्स, तो ये सब आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सूटेबल नहीं होती क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसमें जो क्लास 5 है, ये सूटेबल होती है फॉर द पास्चर्स, जो हमारे लैंड ग्रेजिंग के लिए होता है, उसके लिए। उसके बाद आता है हमारे 6th क्लास, जो कि ग्रासेस और फॉरेस्ट ट्रीज के लिए अच्छी है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, MPTS ट्रीज जो होते हैं हमारे, उनके लिए बढ़िया है, जो ग्रासेस हो गए या फिर फॉरेस्ट ट्रीज हो गए, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। 7th जो है वुडलैंड के लिए बहुत अच्छी है, वुडलैंड बिल्ड करने के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ को बिल्ड करने के लिए। लास्ट आती है कि हम लोग रिक्रिएशनल प्रैक्टिसेस इस पे कर पाए, रिक्रिएशनल एज वेल एज वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन की एक्टिविटीज, एज वेल एज हम वाटर शेड भी बिल्ड कर पाए। तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज हम इन्हें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सीवियर लिमिटेशन है, हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, इतना मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैनेजमेंट करने का भी तरीका होता है। जितना इनपुट डाल रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, तभी प्रॉफिट होगा। अब जब इनपुट इतना सारा लग जाएगा और आउटपुट कम मिलेगा, तो वो लॉस में हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो हम उसके लिए ऑल्टरनेट चीजें देखते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द वाटरशेड।